Hello student, class 10th. Today we will start chapter 2 economics and chapter name is sectors of the Indian economy. जो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उनके बारे में हमें रीड करना है. फर्स्ट देखिए सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सबसे पहले है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर. एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर लोग जो है अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग गुड्स. कुछ जो है गुड्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अनदर जो सर्विसेज का भी कर रहे हैं. दीज एक्टिविटी आर हैपनिंग अराउंड अस वेरी मिनट इवन एज वी स्पीक. ये जो एक्टिविटीज़ या क्रियाकलाप कहीं, ये गतिविधियाँ जो हैं हमारे चारों तरफ हमेशा होती रहती हैं, जब हम बात कर रहे हैं उस समय भी. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटी. तो हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे इनका ग्रुप बनाएं, कैसे इनको क्लासिफिकेशन हो, क्या क्राइटेरिया हो. तो इससे इन सेक्टर्स को ही जो है हम किस तरह से आगे ग्रुप में या इनके जो मेजरमेंट हैं उनको क्लासीफाई करना, उनको हमें देखना है कि किस तरह से एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना है. नेक्स्ट देखिए, अब एक एक करके आपको एक्टिविटी बताएगा. इकोनॉमी में जो है 3 टाइप की एक्टिविटी के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट आर अंडरटेकिंग बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्स. जो नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली जो उनके अंडर आती हैं उनको एक एक्टिविटीज़ को जो नेचुरली हमें मिलती हैं उन रिसोर्सेज से. जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. जो कपास का हम करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं कपास का पौधा. इट टेक प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन. ये एक मौसमी फसल होती है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग सीजन होता है इसका भी. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. हम जो है इस पौधे को डेवलप करने के लिए, उगाने के लिए मेनली हम नेचुरल फैक्टर के ऊपर, जैसे कि रेनफॉल हो गया, सनशाइन हो गया, इनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एंटायरली पूरी तरह से नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. तो इस एक्टिविटी में जो कॉटन है वो क्या हो जाएगा, अपना नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी वी आर डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फोडर. तो हम जो है पशुओं की बायोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं और जो चारा वो खाते हैं, जो चारे की अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर. तो यहाँ पर जो मिल्क है, हियर मिल्क इज आल्सो ए नेचुरल प्रोडक्ट. तो दूध भी जो है क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट हो जाएगा. सिमिलरली मिनरल एंड ओर्स, जो मिनरल खनिज होते हैं, और जो एस्क होते हैं, आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट. व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाई एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. जब हम नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन यानी उपयोग करके जो भी चीज़ें लेते हैं, उनसे मिलने वाली हर एक जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्टर में. यानी जो एक्टिविटियाँ प्राइमरी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करके मिलें, दैट आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर. वाई प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी क्यों कहेंगे. दिस इज बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. क्योंकि ये जो है जो हम प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि लेते हैं, कौन कौन से देते हैं, इसके अंदर कई सारे आते हैं. ये क्योंकि सभी का जो आधार कह सकते हो, बेस कह सकते हो, ये उन सभी उत्पादों का आधार है जिनको कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं. और इसके अंदर जो चीज़ आती है वो क्या क्या आते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम, जैसे कि एग्रीकल्चर. किस किस से मिलते हैं हमें, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं. दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. या तो हम जो इसको प्राइमरी सेक्टर बोले या एग्रीकल्चर, एक ही बात है दोनों की. सेकेंड देखिए, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है. देखिए, secondary sector cover activity in which natural products are changed into other form through way of manufacturing that we associated with industrial activity. सेकेंडरी कहें या द्वितीयक क्षेत्र कहें, इसके अंदर जो हम चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं उसका फॉर्म यानी कि उसका रूप बदल देते हैं. इट इज़ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी. ये प्राइमरी के बाद नेक्स्ट यानी अगला स्टेप होता है. द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. जो प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें भी हमारा क्या होता है कि वो डायरेक्ट नेचर से नहीं होता है, लेकिन नेचर के अंदर उसको यानी कि एसेंशियल कुछ जरूरी प्रोसेस ऐसी होती है विनिर्माण मैन्युफैक्चर में कि उससे हमें गुजरना होता है. दिस कुड बी इन फैक्ट्री. जो सेकेंडरी सेक्टर है ये किस किस में होता है, जाए या तो हम फैक्ट्री यानी कि किसी कारखाने की बात करें, वर्कशॉप की करें, या फिर घर पर भी हो सकता है. जैसे
इसका एग्जाम्पल लेंगे, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट, हम जो है कॉटन फाइबर लेते हैं, सूत काटते हैं, उसके बाद हम स्पिन यार्न सूत काटते हैं, धागा बनाते हैं और उससे वीव क्लॉथ यानी कि कपड़े बुनते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर केन का एज ए रॉ मटेरियल कच्चे रूप में हम यूज करते हैं, तो उसको क्या बनाने के लिए, शुगर और गुड़ बनाने के लिए वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स, अर्थ दैट मीन्स यहाँ पर मिट्टी, हम मिट्टी का यूज करते हैं ईंटें बनाने के लिए, ईंटों से फिर घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। Since this sector gradually become associated with the different kind of industries that come up, it also called industrial sector. हमने प्राइमरी को जो एग्रीकल्चर से मेनली रिलेटेड था तो उसको एग्रीकल्चर बोल दिया, सेकेंडरी जो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है तो इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं। नाउ थर्ड, आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी दैट फॉल्स अंडर टर्शरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र कहें या इसको टर्शरी कहें, इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अबाउट टूज, जो हमने अभी जो ऊपर दो पढ़े उनसे बिल्कुल अलग है। दीज आर एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ये जो है ये एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी को डेवलप करने में हेल्प करता है। These activity by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process. ये अपने आप कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ सहायता देता है, अपनी जो एक्टिविटी है उनके थ्रू ऐड करता है, यानी कि अपनी सहायता देता, सपोर्ट देता है प्रोडक्शन के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेंगे, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी, जो गुड्स हमने प्राइमरी से ली, सेकेंडरी सेक्टर से ली, सेक्टर वुड बी नीड टू ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक और ट्रेन, अब उनको जो है मंडी तक ले जाने के लिए या फिर होलसेल या रिटेल की शॉप तक ले जाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन की। हम ट्रेन से लेकर जाएं, ट्रक से लेकर जाएं, तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो वो किस में आएगा, सेकेंडरी में, क्योंकि अपने आप तो उसने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं, सिर्फ सर्विस दी है, सेवा दी है अपनी। एट टाइम इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दैम इन गोडाउन, या फिर हमने उसको गोडाउन में रख दिया, या फिर वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक अदर टेलीफोन, सेंड लेटर, कम्युनिकेशन, बोरो मनी फ्रॉम बैंक, अगर हमने किसी से कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रेड के लिए बात की, फ़ोन पर बात की, या फिर पैसा उधार लिया बैंक से, तो ये सारी चीज़ें भी किसके अंदर आती हैं, टर्शरी यानी थर्ड सेक्टर में। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारे एग्जाम्पल टर्शरी के ही हैं। सिंस दिस एक्टिविटी जनरेट सर्विस रादर देन गुड, ये जो एक्टिविटी है ये सर्विस को जनरेट करती है, ना कि गुड्स को। द टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सर्विस सेक्टर। Service sector also includes some essential service that may not directly help in the production of goods. For example, we require teacher, doctor, कुछ ऐसी भी इसके अंदर जो सेवाएं आती हैं जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से नहीं जुड़ी होती हैं, जैसे कि टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या फिर वॉशरमैन, बार्बर, कोबलर, लॉयर, ये सारे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटिंग में अब लोगों की हेल्प करते हैं। इन रिसेंट टाइम सर्टेन न्यू सर्विस बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब जो है नई नई तरह की सर्विसेज सामने आने लगी हैं, जैसे इंटरनेट कैफ़े हैं, एटीएम बूथ्स हैं, तो ये सब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं इन सब का आना, कॉल सेंटर्स का, ये सारी चीज़ें भी थर्ड सेक्टर के अंदर, जिसको हम टर्शरी या सर्विस सेक्टर कहते हैं, उसी में शामिल की जाती हैं। तो अभी हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में डिफाइन किया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंपेयर ऑफ द थ्री सेक्टर। अब हम तीनों सेक्टर को कंपेयर करते हैं, ठीक है। द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तीनों की तीनों काफ़ी मात्रा में जो है बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। Also the three sector have a large number of people working in them produce these goods and services, काफ़ी सारे लोग इनके अंदर वर्किंग होते हैं, काम में लगे होते हैं। The next step therefore is to see how much goods and service are produced and how many people work in each sector, कितने लोग, अब हमें ये देखना है कि कितने लोग इन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हैं, किस तरह के काम में वो, और कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है। इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा टास्क होता है कि वो कैसे इन चीज़ों को क्या है डिफाइन करें। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो कुल उत्पादन और रोजगार होता है, ये जो काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं, और कुछ इसके अंदर बड़े भी होते हैं एम्प्लॉयमेंट के और प्रोडक्शन के नज़रिए से, कुछ इसमें छोटे भी होते हैं। तो हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर, हम कैसे काउंट करें कि हर एक सेक्टर ने कितनी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया है और टोटल प्रोडक्शन कितना है हर एक सेक्टर का। तो देखिए इसको काउंट करने के लिए
विद सो मेनी थाउजेंड ऑफ गुड्स, बहुत सारी हजारों की संख्या में जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। यू माइट थिंक दिस इज एन इम्पॉसिबल टास्क, कि हमें ऐसा एक बार देखने से लगता है कि तो इम्पॉसिबल यानी बड़ा ही मुश्किल या फिर ना हो सकने वाला ऐसा टास्क है, असंभव है। नॉट ओनली वुड द टास्क बी एनॉर्मस, ना तो ये बड़ा ही है बल्कि इससे भी ज्यादा क्या कहता है, यू माइट आल्सो वंडर हाउ वी कैन एड अप कार्स, कंप्यूटर, नेल, फर्नीचर। हम छोटी और बड़ी सारी चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करें, कार कितनी, कंप्यूटर कितने, नेल यानी कील से लेकर फर्नीचर से लेकर, तो ये किस तरह का काम है, ये कैसे हो सकता है। ऐसा देखने पर लगता है कि ये तो नॉनसेंस बेतुकी सी बात हो रही है कि ऐसे भी किसी को काउंट किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, यू आर राइट इन थिंकिंग, आपका सोचना बिल्कुल सही है। टू गेट अराउंड दिस प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट, अब जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री होते हैं वो इसके बारे में क्या सजेस्ट करते हैं, दैट द वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी यूज रादर देन एडिंग अप द एक्चुअल नंबर। हमें जो गुड्स की जो वैल्यू यानी मूल्य या कीमत, दोनों में से एक ही बात है, मैं कहूँ कीमत या मूल्य, तो वो जो है वैल्यू सर्विसेज की और गुड्स की, उनको ऐड कर देना चाहिए, बजाय कि ये कि गुड्स को ऐड करें हम, कितनी गुड्स हैं उनके जो रेट है उन्हीं को ऐड कर देते हैं हम, कितना हुआ है। तो एक तो ये सजेशन देते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेता है आपका कि 10,000 kg वीट है, उसको 8 पर kg में जो है सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया, तो 80,000 हो गया। द वैल्यू ऑफ 5,000 कोकोनट, इसी तरह जो कोकोनट है उसको 10 पर कोकोनट में बेच दिया तो 50,000 हो गया। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है। अब इसमें भी क्या दिक्कत है, देखिए क्या प्रॉब्लम है, रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज टू टेक, इसमें भी हम एक सावधानी रखनी होती है। देखिए नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, हमें जो है हर एक स्टेप के ऊपर जो बेची गई वस्तु या सेवा उसकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। हम इसके अंदर सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मूल्य ही लेंगे। इट मेक्स सेंस सीन ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स और सर्विसेज, सिर्फ जो फाइनल यानी लास्ट में जो गुड्स और सर्विसेज रह जाती है उन्हीं का लेंगे। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं कि एक जो फार्मर होता है वो अपना वीट को फ्लोर मिल यानी आटा जो मिल है उसको 8 पर kg में बेच देता है। अब मिल वाले उसको ग्राइंड कर दिया और उसको बेकरी वाले को दे देता है वो, और वो क्या उसमें देता है 10 पर kg में दे देता है। अब उसके बाद जो बेकरी वाला है वो कहता है कि उससे जो है उसके अंदर कुछ ऐड करके उसके बिस्किट बना देता है, शुगर ऐड करेगा और भी कुछ चीज़ें, ऑयल ऐड करेगा, और वो जो उसके बाद 15 पर पैकेट के हिसाब से वो 60 के वो उसको आगे मार्केट में सेल कर देता है। तो लास्ट में जब हम पहुंचे, जो कंज्यूमर के हाथ में बिस्किट पहुंचा, तो उसका जो रेट है यानी वो फाइनल गुड है, तो हम उसके रेट को ही ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो 60 या 15 पर पैकेट हम बात कर रहे हैं या फिर 60 टोटल की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारा जो ग्राइंडिंग मिल वाले का कहें या फिर जो अपना बेकरी वाले का या फिर किसान का, जितने भी स्टेप होकर गए हैं बीच में, उन सभी की जो वैल्यू होती है उसमें ऐड होती है, फाइनली ऐड होती है। वाई आर ओनली फाइनल गुड्स सर्विसेज काउंटेड, हम फाइनल को ही क्यों करते हैं। इन कंट्रास्ट टू फाइनल गुड्स एंड गुड्स सच एज वीट एंड वीट फ्लोर इन द एग्जाम्पल इज इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जब हमने इन सब की बात की, जो गुड्स की एग्जाम्पल दिए हैं, तो गेहूं, आटा, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंटरमीडिएट हैं, तो इंटरमीडिएट के गुड्स को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर, अब होती क्या है देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज अप इन प्रोडक्शन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो प्रोडक्शन में यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर इस्तेमाल यूज करने वाली चीजें होती हैं। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो फाइनल गुड्स हमारी बनकर के तैयार होंगी उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट यानी कि मध्यस्थ वस्तु की रेट जो होते हैं वो शामिल होते हैं। हैज द वैल्यू ऑफ 60 फॉर द बिस्किट, जो भी हमने अभी एग्जाम्पल देखा ना कि फाइनली जो 60 रुपीज में बिस्किट उसने जो सेल कर दिए हैं, सोल्ड कर दिए, बेच दिए हैं, उसके अंदर जो है ऑलरेडी कहता है कि जो वैल्यू है फ्लोर की है और या फिर वीट की है, वो सारी की सारी पहले से ही उसके अंदर ऐड हैं। टू काउंट द वैल्यू ऑफ द फ्लोर, अब जो है क्या कहता है नेक्स्ट देखिए,
To count the value of a flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of same thing a number of time. अगर हम बार बार उसको ऐड कर लेते हैं तो एक ही चीज़ की जो काउंटिंग है वो कई बार हो जाती है, और इससे जो हमारा एग्जैक्ट जो हमें मूल्य चाहिए उससे कई ज़्यादा उसका मूल्य या वैल्यू आएगी, जो गलत होगा। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर। एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है तो वो हमें देता है कि उसके अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, जो वैल्यू होती है वो बताती है। एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर। अब हम ऐसे ही करके तीनों सेक्टर्स में जितनी भी सर्विसेज हैं और जितनी भी गुड्स हैं उन सभी को ऐड कर देंगे, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। हमें क्या मिल जाएगा, जीडीपी। इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड। जीडीपी में क्या होता है, सभी ऑल फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। एक किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर एक कंट्री में जितनी भी सभी जो फाइनल यानी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं उनका टोटल मूल्य आता है। जीडीपी शो हाउ बिग द इकोनॉमी। जीडीपी बताएगा हमें कि इकोनॉमी जो है कितना बड़ा है, कैसा है। In India, the mammoth task of measuring GDP is undertaken by central government ministry। एक जो ऐसा कठिन जो काम है ये जीडीपी को काउंट करने का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, और इसमें जो वेरियस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, वो सभी इसके अंदर अपना अपना जो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और अपने डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, जिससे कि जो लास्ट में टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनके प्राइसेस के, और वो एस्टिमेट लगा लेते हैं जीडीपी का। नाउ नेक्स्ट देखिए, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर। जो हिस्टोरिकल चेंजेज आते हैं, जनरली इट हैज बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्ट्रीज ऑफ मैनी एंड नाउ डेवलप्ड कंट्री दैट एन इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जितनी भी जो आज के दिन विकसित अर्थव्यवस्थाएं अगर हम बात करें इतिहास में, तो वो सभी की जो पहली जो सेक्टर था सभी का ही लगभग प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। As the method of farming changed and agriculture sector began to prosper, it produced much more food than before। जैसे जैसे हम ज़्यादा जो डेवलपमेंट करने लगे, हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें चेंज होने लगा, तो हम ज़्यादा जो फूड उससे लेने लगे। मैनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटी। तो धीरे धीरे लोग अदर एक्टिविटीज़ में भी काम करना शुरू हो गए। दे वर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्राफ्ट पर्सन ट्रेडर। इसमें बहुत सारे जैसे शिल्पकार या फिर व्यापारी थे। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज मैनी टाइम। जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है, क्रय विक्रय की गतिविधियां, वो बहुत बढ़ गई थी। बिसाइड देयर वर आल्सो ट्रांसपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी। इसके अलावा जो अदर जो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टर्स की, एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक की, वो सारी चीजें भी ज़्यादा बढ़ गई। हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड प्रोड्यूस वर नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एंड मोस्ट पीपल वर आल्सो एम्प्लॉय इन द सेक्टर। और इसमें जो है गुड्स प्रोड्यूस करने में जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं प्राइमरी सेक्टर, और बहुत सारे लोग जो है किसके अंदर लगे हुए हैं, ऐसी जो चीज़ें अधिकांश वस्तुएं जो प्राकृतिक उत्पाद थी प्राथमिक क्षेत्र से आती हैं, और बहुत सारे लोग इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार में लगे हुए हैं। ओवर ए लॉन्ग टाइम कहता है कि मोर देन 100 ईयर यानी कम से कम 100 सालों से भी ज़्यादा। एंड स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस, फैक्ट्रीज कम अप। उसके बाद नई नई जो है हमारी जो टेक्नोलॉजी आने लगी, मैन्युफैक्चर का जो नया था, सेकेंडरी सेक्टर की शुरुआत हो गई, फैक्ट्रियाँ होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका एक्सपेंडेंशन यानी कि एक्सपेंडिंग यानी कि फैलाव हो गया। Those people who had earlier worked on farm now began to work in factory in large number। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे बहुत ज़्यादा संख्या में कारखानों में काम करने लगे। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate। Secondary sector gradually became the most important in total production and employment। धीरे धीरे करके जो सेकेंडरी सेक्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और लोग उसमें काफ़ी प्रोडक्शन करते और उनको एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी मिल जाता। Hence over time A shift had taken place। This mean that the importance of sector had changed। इस तरह धीरे धीरे करके जो क्षेत्र है उनका इम्पोर्टेंस चेंज हो गया। जो सबसे पहले प्राइमरी को था वो अब सेकेंडरी को चला गया। In the past 100 years,
देयर हैज़ बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शरी। फिर उसके और 100 सालों के बाद कहता है कि दूसरे से जो ये बदलाव हो वो तीसरे की तरफ चला गया, खास करके डेवलप्ड कंट्री में। द सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ टोटल प्रोडक्शन। अब जो टोटल प्रोडक्शन में है वो सर्विस सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। बहुत सारे लोग जो है सर्विस सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं, और खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें तो ये पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, नया देखने को मिलता है। What is the total production and employment in three sector? Over the year have there been change similar to the pattern? अब चलिए हम इनको देखते हैं कि इन तीनों सेक्टर्स में जो चेंजेज आए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या क्या चेंजेज आए हैं और किस तरह के चेंजेज आए हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। टर्शरी की बात कर रहे हैं यानी थर्ड सेक्टर की बात कर रहा है। ओवर द 40 years between 1973-74 एंड 2013 to 14, ये कम से कम 40 सालों के बीच की बात कर रहा है कि जो प्रोडक्शन में थर्ड सेक्टर में इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इट हैज़ इंक्रीज द मोस्ट इन द टर्शरी सेक्टर। तीनों में से सबसे ज़्यादा चेंजेस थर्ड वाले में आए हैं। एज ए रिजल्ट इन ईयर 2013-14 द टर्शरी सेक्टर हैज़ एमर्ज एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग द प्राइमरी सेक्टर। और इन सालों के बीच में, जितने हम 40 सालों की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसिंग करने वाला है वो थर्ड सेक्टर बन गया है। और ये किसकी जगह पर रिप्लेस हो गया, चेंज हो गया, ये प्राइमरी की जगह पर। अब कहता है कि वाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट, ये क्यों हो गया है, तो इसके भी कुछ रीजन होंगे। देखिए आप फर्स्ट रीजन देखिए, फर्स्ट इन एनी कंट्री सर्वेल सर्विसेज सच एज। अब कुछ सर्विसेज बता रहा है कि देखो हर एक कंट्री की कुछ बेसिक सर्विसेज होती हैं, जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्ट, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी। ये सारी चीज़ें हमारी जो बेसिक सर्विसेज में कंसीडर होती हैं, और किसी भी डेवलपिंग कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है ये प्रोवाइड करवाना उसी का काम होता है, तो इसलिए भी ये बढ़ गया है। सेकंड देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। अब जब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों ने डेवलप कर लिया तो उसकी ऐड के लिए भी हमें क्या चाहिए, थर्ड सेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड के लिए, स्टोरेज के लिए। तो इसलिए जो है ये जो सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के कारण भी थर्ड सेक्टर ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ गया है। थर्ड देखिए, इनकम लेवल राइज। जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग उसको खर्च भी करते हैं और ज़्यादा वस्तुओं की डिमांड करने लग जाते हैं, जैसे बाहर खाकर आएंगे, वो घूम कर आएंगे, लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग करेंगे, प्राइवेट स्कूल, हॉस्पिटल की डिमांड करेंगे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की डिमांड करेंगे। तो जिससे भी क्या हमारा जो थर्ड सेक्टर है, और ख़ास करके बड़ी सिटीज़ में, तो थर्ड सेक्टर अपने आप ग्रो करने लगेगा। 4 नंबर देखिए, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विस सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। कुछ नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हैं वो ऐसी ऐसी सर्विस निकल करके आ रही हैं जिसके द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विस हैज़ बीन राइजिंग रैपिडली। और ऐसी सर्विस जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसके बारे में डिटेल में हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। However, you must remember that not all the service sector is growing equally। जो हमारे तीनों सेक्टर वो एक साथ जो, या सर्विस सेक्टर, सर्विस की भी अगर बात करें तो उसमें भी बहुत सारे सेक्टर है वो एक साथ ग्रो नहीं करते हैं। अब हम सर्विस में ही अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉय मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एट one and there are a limited number of service that employ highly skilled and educated worker। एक लिमिट है, यानी वो थोड़ी सी जॉब है जिनके ऊपर जो क्वालिफाई लोग होते हैं, पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग होते हैं, वही काम करते हैं, तो वो जॉब लिमिटेड है। एट द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ बात करते हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ वर्कर इंगेज हैं, जैसे कि सर्विसेज कौन कौन सी हैं, स्मॉल शॉपकीपर, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन। अब दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं, आते तो ये भी सर्विस सेक्टर में ही हैं, तो इनमें क्या है भाई, जैसे कि कोई दुकानदार हो गया, कुछ मरम्मत करने वाला हो गया, ट्रांसपोर्टेशन वाला हो गया, तो ये कैसे लोग होते हैं, दीज पीपल बेयरली मैनेज टू अर्न ए लिविंग। मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। और ऐसा नहीं है कि इनके पास स्किल नहीं है, तो इनके पास किस चीज़ की कमी है,
येट दे परफॉर्म दिस सर्विस बिकॉज, ये इन सर्विसेज को क्यों करते हैं, नो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क आर अवेलेबल टू देम, क्योंकि इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर नहीं होता, इनके पास कोई और अल्टरनेट होता ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं कि किस में काम करे। हमने बात की कि जो थर्ड सेक्टर काम दे रहा है, जो स्किल्ड और एजुकेटेड को, वो बहुत थोड़े से लोगों को दे रहा है। बाकी जो लोग थर्ड सेक्टर में लगे हुए हैं वो लोग कौन है, जो छोटे मोटे अपना रिपेयर का, ट्रांसपोर्टेशन का, शॉपकीपिंग का काम करके अपना गुजारा चलाते हैं। हैंस ओनली ए पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंट, इसलिए जो इसका एक पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कुछ ही मतलब पार्ट इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यू शैल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन यानी कि आगे जो बात करेंगे उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन ओके।